नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र यानी स्टार्टअप की दुनिया का एक ऐसा शो जहां पर हम आपको इंस्पायर करते हैं और आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। जी हां, आखिर कैसा है भारत का इकोसिस्टम स्टार्टअप वर्ल्ड के लिहाज से, आखिर कौन सी चुनौतियां और संभावनाएं हैं पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री को लेकर। यही नहीं, जिस तरह से साल दर साल स्टार्टअप की दुनिया में नए नए प्रयोग हुए हैं, उन सब के बीच में फंडिंग और बाकी जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं। क्या एक दो बुरे अनुभव जो हैं वो स्टार्टअप वर्ल्ड को एक तरह से डेंट पहुंचाते हैं, इन सारी बातों की हम चर्चा करते हैं और उसके साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि आप में से अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। तो आज के शो में भी हमारे साथ दो दिग्गज खास तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ हैं इस वक्त उज्जवल जी, उज्जवल सिंह, फाउंडिंग सीईओ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य ग्रुप से। उज्जवल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं संजीव भंडारी, फाउंडर और सीईओ एयरब्रिक इंफ्रा से। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चर्चा की मैं शुरुआत जो करूंगा वो उज्जवल आपसे करूंगा। तमाम जो सवाल हैं और ये जो चर्चा है वो सबसे पहले आपसे होगी और उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे आपके कारोबार और बाकी चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं उज्जवल आपके पास आना चाहता हूं। जरा अपने कारोबार के बारे में बताइए कि ये कारोबार दरअसल है क्या, किस तरह की सर्विस और प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, किस तरह का आपका बिजनेस है। इन्फिनिटी लर्न जून 2021 में स्टार्ट हुआ। कोविड फेज 1 ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। मैं उन दिनों यूके में था, इंडिया आया हुआ था कोविड के चक्कर में, और फिर हमारी बात श्री चैतन्य ग्रुप के फाउंडर्स के साथ हुई। उन्होंने कहा एक एडटेक बनाते हैं साथ मिलके, और हमने इसकी शुरुआत वहाँ से करी। लार्जली हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे एडटेक्स थे जब हमने शुरू किया, लेकिन आउटकम फोकस, अगर आपने किसी बच्चे को बोला है कि हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपको यहाँ तक लेके जाएंगे, वो आउटकम्स हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो आउटकम फोकस की मुझे कमी लग रही थी, ग्रुप को भी कमी लग रही थी। तो हमने कहा एक आउटकम फोकस्ड एडटेक बनाते हैं जो बच्चों को रिजल्ट्स के आसपास तैयारी कराए, उनको एक्चुअली में रिजल्ट्स दिलाए। तो करीब करीब 2-2.5 साल हो गए हैं हमें काम करते हुए। इस साल मार्च 2024 में हम ऑल सेट हैं करीब 200 करोड़ रुपए की बिजनेस के लिए, और हम प्रॉफिटेबल एडटेक हैं। तो बिल्कुल, तो शिक्षा की दुनिया में यानी एजुकेशन सेक्टर में एक अलग तरह का प्रयोग जो है वो इन्फिनिटी बाय लर्न कर रही है और इसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और कारोबार किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में उज्जवल आपने बताया। अब जरा बताइए कि जैसा मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा कि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में शुरुआत करने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है 2 या 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप जिस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से एजुकेशन में ही हूँ, तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा बात करना चाहूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस पर्पस से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो कंपनी वो पर्पस फुलफिल करे, आ, उससे ना भटके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो काम करूँ। मेरे ख्याल से जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आजकल बहुत टाइम पे बिजनेसेस बिल्ड की जाती हैं कि जल्दी से मैं फंडिंग लेके आऊं, जल्दी से बड़ा बना दूं, ओवरनाइट बहुत ग्रो करा दूं। आ, हमने अभी तक इस बिजनेस को बहुत तरीके से बिल्ड किया है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ बिल्ड किया है। और इंडिया में हमेशा से ही अगर आप देखें तो पुराने टाइम पे बिजनेसेस बिल्ड किए जाते थे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट ना हो कि भाई जो आप प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं वो कस्टमर्स को पसंद है कि नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस बिल्ड करें, पैसे आ जाएंगे, कस्टमर्स का ट्रस्ट आ जाएगा अगर आप अच्छा सर्विस कर रहे हैं, अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं। और जो जिस काम के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, चाहे वो कुछ भी हो, उसको उसको किसी भी हालत में फुलफिल करें। अगर आपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मा लिया है तो हम एक लाइन के साथ जीते हैं कि बच्चा सीखा कि नहीं। तो उस लाइन के आसपास हमारी जिंदगी चलती है। अगर हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, एजुकेशन का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी के ओवर है, लेकिन अगर एजुकेशन का बिजनेस है तो हमें एंड ऑफ द डे बच्चे को सिखाना तो पड़ेगा। बिल्कुल।
उज्जवल, एक चीज़ मैं ज़रा समझना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों का तो जिक्र किया, बहुत सी चीज़ों पे रोशनी डाली। स्टार्टअप की दुनिया में आखिर किसी को शुरुआत करनी हो तो उसको किन बारीक बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और कोई भी आइडिया एक्साइट कर सकता है, लेकिन अगर हम खास तौर पे बहुत स्पेसिफिक होके आपके एजुकेशन बिजनेस स्टार्टअप को समझना चाहें तो ये बाकी स्टार्टअप से किस मायने में अलग है? तो देखिए, एजुकेशन जो है ना वो पेशेंट कैपिटल डिमांड करता है। मतलब अगर आप देखें तो इसके लिए क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और क्रेडिबिलिटी आप जितना भी पैसा लगा दें आप ओवरनाइट नहीं बिल्ड कर सकते हैं। तो आप खासकर एजुकेशन के बिजनेस में वहीं से फंडिंग ले जहां पे पेशेंट कैपिटल है, जहां पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार हैं आपके साथ लंबा खेलने के लिए, इंतजार करना चाहते हैं। आप रिजल्ट्स लेके आए, फिर धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होगा। तो ये ओवर द इयर्स का बिजनेस है, ये कल सुबह का बिजनेस है नहीं। तो पहली तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस किसी से भी फंडिंग लें, जैसे जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो श्री चैतन्य ग्रुप ने फंडिंग की। उनको एजुकेशन की बेहद अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है, उन्होंने खुद बिजनेस बिल्ड किया है ओवर लास्ट 30-40 ईयर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम किसके साथ मिलकर बिजनेस करें, कैसे मिलकर बिजनेस करें। दूसरा, जब आप फंडिंग लेने जा रहे हैं और तो वो लार्जली ये बोलते हैं कि भाई या तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस अवेलेबल है। अगर आज आप देखेंगे तो एडटेक में बड़ी मारामारी लगी हुई है, और अधिकतर जगह पे अगर कोई फंडिंग लेने जाएगा और अगर उसने प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रूव नहीं किया है, रेवेन्यू सोर्स प्रूव नहीं किया है, तो फंडिंग लेने में काफी दिक्कत होगी। तो कोशिश करें या तो बूटस्ट्रैप अपना काम करें और बिजनेस को ऐसे चलाएं कि बिजनेस को रोज सुबह फंडिंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको फिर भी फंडिंग लाने की जरूरत है, और खासकर अगले 6 महीने से साल भर की बात कर रहा हूं मैं, अगर बिजनेस को फिर भी फंडिंग लाने की जरूरत है तो ऐसे किसी इन्वेस्टर को ढूंढें जो पेशेंट कैपिटल दे सकते हैं, वो आपके लिए इंतजार कर सकते हैं, आपके सक्सेस में अपने सक्सेस को ढूंढ सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही चाहूंगा। बहुत अहम बात आपने कही उज्जवल की क्रेडिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन सेक्टर में। आप अपनी सर्विस को अगर ऑथेंटिक रखेंगे, आपकी उसमें एक गुणवत्ता होगी, तो जाहिर सी बात है बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा और अपने आप कई मायनों में अलग स्थान, अलग मुकाम हासिल करेगा। चलिए, अगर हम इन सारी अच्छी अच्छी बातों के बीच में स्टार्टअप वर्ल्ड की चुनौतियों की बात करें तो वो क्या नजर आती हैं आपको, जरा इस पर एक रोशनी डालिए। देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन एज ए फाउंडर बात करना चाहूंगा। मुझे अभी कल परसों ही किसी ने पूछा कि उज्जवल कब लगता है कि गलती हो गई, मुझे बैकआउट करना चाहिए। और मैंने कहा फाउंडर के लिए शायद बहुत रेयरली ऐसा होता होगा कि उसको लगता है गलती हो गई, बैकआउट करना चाहिए। और आप अगर दुनिया भर में केस स्टडीज देखें, अगर अगर आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है, अगर आप सोचे सुब्रतो साय जो सहारा के ओनर थे या किंगफिशर के जो ओनर थे, उनमें से किसी को भी ये नहीं लगता होगा कि वो पुल आउट नहीं कर सकते। वो हम सबको लगता है कि मैं निकाल के ले जाऊंगा, बाकी लोग नहीं कर पाए थे, मैं निकाल के ले जाऊंगा। ये फाउंडर का कन्विक्शन होता है बिजनेस में। शायद कभी कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जब फेलियर होती है तो अधिकतर लोग उसको ना केस स्टडी बनाना चाहते हैं। मैं तो बोलता हूँ सक्सेस का भी केस स्टडी होना चाहिए और बहुत केस स्टडी होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से एज ए कंट्री हम स्टार्टअप की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, और बहुत मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी देना चाहिए यंग लोगों को कि वो फेल करें, सीखें। और हम इस इंडस्ट्री को, मतलब मैं बताऊं, मैं तब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जहां पे कि मतलब बहुत कम लोग थे एडटेक के इंडस्ट्री में, और आज इतना अच्छा लगता है कि बड़े सारे प्रोफेशनल्स हैं, आईआईटी से हैं, आईएम से हैं, हार्वर्ड से हैं, आके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर एज ए सोसाइटी हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छा टैलेंट हम एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो गलतियों से सीखना है, जो सक्सेस है उससे भी सीखना है। बट मैं बताऊं, एंड ऑफ द डे फाउंडर को हमेशा लगता है कि मैं इसको खींच के लेके चला जाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, बाकी लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। यहाँ पे एक वो कन्विक्शन है। बहुत कम ऐसे फाउंडर्स होंगे जिनको पता होगा शायद कि अच्छा अब मैं कर नहीं पाऊंगा तो मुझे इसको आगे दे देना चाहिए, मुझे प्रोफेशनल टीम को दे देना चाहिए, या मैं
किसी और दूसरे किसी को दे दूं जो इसको आगे लेके जा सकता है। ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो बहुत अहम बात उज्जवल ने कही कि अपनी गलतियों और अपनी सफलता, अपनी अचीवमेंट्स, इन दोनों से आपको सीखने की ज़रूरत है। नाकामी और कामयाबी दोनों आपको सिखाती हैं। और स्टार्टअप वर्ल्ड में आखिर बतौर फाउंडर आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, एक टीम के तौर पर आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, इस पर भी रोशनी डाली। उज्जवल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैं एक जो ट्रेंड देख रहा हूं कि अगर हम पिछले 10-20 साल पीछे चले जाते हैं तो एक चीज़ नज़र आती थी कि आ, लोगों में रिस्क लेने की क्षमता इस तरह की नहीं थी जो आज नज़र आती है। आज लोग नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करने के लिए हर दूसरा व्यक्ति तैयार है। लोग भले शायद उसकी शुरुआत ना करें, एटलीस्ट उसकी चर्चा करते हैं। तो ये बड़ा बदलाव, इसके पीछे की वजहें क्या देखते हैं, और क्या आपको भी ये बदलाव नजर आ रहा है और लग रहा है कि हाँ, इसकी वजह से स्टार्टअप इंडस्ट्री में एक अलग तरह की एनर्जी, उत्साह नजर आता है? नहीं, एक तरफ तो आप गवर्नमेंट मशीनरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो वहां पे तो काफी सारा कुछ काम हो रहा है। बट अगर आप इसको थोड़ा फ्लिप साइड से देखें, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पेरेंट्स का जो एक्सेप्टेंस है, अगर बच्चे घर पे जाके बोलते हैं कि भाई मैं एक कंपनी चलाना चाहता हूँ, एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, आज से 15-20 साल पहले सोसाइटी वॉज नॉट देयर, वो ऐसा सोचते नहीं थे, सबको नौकरी करनी थी। आज सोसाइटी में इतने सारे पेरेंट्स हैं जो ये एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, वो मिडिल क्लास से आते हैं, वो अभी नौकरी कर रहे हैं, घर है, खाने पीने की बहुत दिक्कत नहीं है, वो तैयार है अपने बच्चे को ये रिस्क लेने देने के लिए। आई थिंक दैट्स अ बिगर शिफ्ट। गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रही है और उनके जनरेशन में बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि हम कैसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। बट जो ये रोल मॉडल्स हैं, जो जो स्टार्टअप का एक डिस्कशन है, खासकर मैं बैंगलोर में हूँ, मतलब हर कैफे में आप जाइए तो दो डिस्कशन स्टार्टअप के ऊपर चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अर्ली स्टेज है, क्योंकि इंडिया लार्जली अभी भी एक मिडिल क्लास फैमिलीज का कंट्री है। बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेके बहुत चिंता होती है कि अगर वो स्टार्टअप में चले जाएंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज सोसाइटी में सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट मैं सबसे बड़ा शिफ्ट देखता हूँ पेरेंट्स का एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना और उनको अलाउ करना, बोलना कि ठीक है आप ये कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव है सोसाइटी में। बिल्कुल उज्जवल, बड़ी अच्छी चर्चा आपसे रही है। और ये वाकई कहना होगा कि स्टार्टअप वर्ल्ड में जो अनुभव है, उसके जरिए जो बात निकलकर सामने आती है वो हमारे दर्शकों को या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लाभ पहुंचाएगी। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉग इन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो, बदलो देश के साथ। बिजनेस प्लान्स, अपना स्टार्टअप। श्योर ब्रो। मेरा जैकेट, अरे कैश कम है। सेव करना सीख लो ब्रो। ये क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब्रो सेविंग्स अकाउंट 16 से 25 साल के स्टूडेंट्स के लिए विद मल्टीपल बेनिफिट्स। समझा ब्रो? बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। चलिए, उज्जवल से तो चर्चा हो गई, अब बढ़ते हैं अपने अगले जो हमारे दर्शक को आज करने वाले हैं खास तौर पे मार्गदर्शन। संजीव भंडारी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और संजीव फाउंडर और सीईओ हैं एयरब्रिक इंफ्रा से। संजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत में स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? आपके नजरिए में हम किस तरह से तैयार हैं? बिल्कुल प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे अपने थॉट्स प्रेजेंट करने के लिए। एंड आई थिंक जो सवाल आपने पूछा वो बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में। स्टार्टअप की एक जो वेव
चल रही है पूरे वर्ल्ड में। मुझे लगता है पूरी दुनिया की इस वेव को हिंदुस्तान इस टाइम पे ड्राइव कर रहा है। एंड अगर कलेक्टिवली देखें पूरे वर्ल्ड में जितने स्टार्टअप्स हैं और सिर्फ इंडिया में जितने स्टार्टअप्स हैं, आई थिंक इंडिया ने के स्टार्टअप्स का वेट बहुत ज्यादा है जो स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। तो ये सिर्फ स्टार्टअप इसलिए नहीं हो रहे हैं इंडिया में, दो सोच हैं यहाँ पे। एक तो स्टार्टअप इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम क्रिएट किया है ये बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इसलिए, अगर आप पिछले 10 साल देखेंगे तो पिछले 10 साल में जो स्टार्टअप्स की वेव इंडिया में आई है वो उससे पहले के 50 सालों में भी नहीं थी। तो 50 साल का कलेक्टिव डेटा और 10 साल का कलेक्टिव डेटा बराबर मिलेगा आपको, स्टार्टअप्स कितने पैदा हुए हैं इंडिया में और कितने यूनिकॉर्न बने हैं। मुझे लगता है जो यूनिकॉर्न हिंदुस्तान ने दिए हैं पिछले 1 साल में, उतने यूनिकॉर्न पूरे वर्ल्ड में टुगेदर कलेक्टिवली भी नहीं हुए हैं। ये किस लिए हो पा रहा है? एक तो हिंदुस्तान की इकोसिस्टम, व्हेन आई से इकोसिस्टम, द सपोर्ट दैट इज देयर, जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, स्पेशली एक बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली सरकार आज है हिंदुस्तान में। जीएसटी लागू होना, ये सब चीजें एक हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दिया है। आज की डेट में लोग स्टार्टअप करने में डरते नहीं है कि कितने टैक्स कंप्लायंसेस होंगे, कितने टैक्सेशंस होंगे, कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अलॉन्ग विद दिस देयर आर, इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जो हैं मेजरली, जो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम तो है यहाँ पे बढ़ावा देने का स्टार्टअप को, बट सोच और फिर एक प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड जमीनी दिक्कत है जिसको सॉल्व करा जा सकता है टेक्नोलॉजी के जरिए। तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो हिंदुस्तान के पास है और जो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को दे रहा है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती हैं वो प्रॉब्लम होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने एक राइट प्रॉब्लम को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करा है, देन यू आर हेडिंग इनटू अ राइट डायरेक्शन। आप एक सही दिशा में जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप ना कि एक अच्छा बिजनेस बनाएंगे, बट आप जनता के लिए भी एक एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, विच विल ओनली ड्राइव यू फर्दर, जो कि आपको आगे पुश करेगा। सेकेंडली, मुझे लगता है स्टार्टअप करने से पहले 2-3 चीजें बहुत जरूरी किसी को भी ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं फील होना चाहिए कि आप सही हो। मुझे लगता है कि हर किसी को ये जरूर लगता है, कोई इंसान ये नहीं सोचता है कि मैं गलत हूँ। हर कोई अपनी सोच को ठीक समझता है, बट स्टार्टअप करने के लिए जरूरी है कि आप डेटा को देखें, ना कि सोच को देखें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक लाइन, नेवर थिंक दैट यू आर राइट। तो कभी भी आप ये मत समझें कि आप ठीक हैं, डेटा पे जाइए। अगर डेटा ठीक है और डेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, देन ओनली टेक द कॉल, तभी डिसीजन लीजिए। दूसरी चीज जो हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगता है किसी भी स्टार्टअप में एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू गेट द राइट टीम। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एनर्जिक हो और आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो जैसा कि अलीबाबा एक कंपनी है चाइना की बहुत बड़ी, उसके फाउंडर ने एक बार कहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्मार्ट पीपल इन वन रूम। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट लोगों से ही कोई स्टार्टअप बनता है, सही लोगों से ही कोई स्टार्टअप बनता है। तो स्मार्ट लोग होने बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरा पॉइंट, जो पहले पॉइंट का एक्सटेंशन ही है, कि पीवट एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही चीज़ को लाना ही स्टार्टअप है। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। हैविंग सेड दिस, मुझे लगता है कि यही 2-3 चीजें हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप को जो बढ़ोतरी मिल रही है हिंदुस्तान में, वो एक इकोसिस्टम जो है उससे मिल रही है। ये इकोसिस्टम 10 साल पहले नहीं था, और मुझे आने लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में ये इकोसिस्टम इतने स्टार्टअप्स और इतने यूनिकॉर्न्स हिंदुस्तान को और पूरे वर्ल्ड को देगा जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। बड़ी बात है, जिस पिछले 50 सालों में जो ग्रोथ रही है, वैसी ग्रोथ का जो अनुमान था, जिस तरह की सुस्ती थी, उससे कहीं आगे इन 10 सालों में अचीव किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम ने, और उसमें सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है, एक जागरूकता भी आई है। चलिए, अगला सवाल मेरा दर्शकों के लिए है। कोई भी स्टार्टअप अगर मुझे शुरू करना है तो जरा अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि किन बातों का आप सुझाव देंगे कि ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी स्टार्टअप में जाने से पहले आपके दिमाग में ये मानसिकता बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको वहां पे जरूरी नहीं है जो आपका जॉब रोल है, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं, वो ही करने को मिले। तो लोगों को मोनोटोनी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला प्रशांत, लोगों को मोनोटोनी क्यों होती है जॉब में? क्योंकि एक ही काम को वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महीने दर महीने, साल दर साल करते रहते हैं। तो आप ऐसा देखेंगे कि
10-10 साल लोग सेम जॉब कर रहे हैं, सेम रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक ही काम को डेली सुबह शुरू करते हैं और शाम अपनी अंत खत्म करके उसी काम को खत्म करके घर चले जाते हैं। तो ये 1-2 महीने, 3 महीने के लिए ठीक है। बट जब आप इसी काम को 6 महीने, 6 साल भी कर रहे हैं और आप अपने भले ही आप अपनी नौकरी में 10%, 15%, 20% की ग्रोथ ले रहे हैं साल दर साल, आप कभी ना कभी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे उस काम से, आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। डेली एक ही काम करना मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन नेचर है। कोई भी ह्यूमन नेचर में आप कितना भी प्रोडक्टिव काम करिए, बट आप अगर आप उस प्रोडक्टिव काम को डेली रिपीट कर रहे हैं और सालों तक कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप नया सा नहीं सोच पाते हैं। वही एक कारण है कि जो आज लोग 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ऐसी कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं जो 2 साल या 1 साल का स्टार्टअप है अभी। क्यों? उनको चैलेंज चाहिए। इंसान को डेली एक नया चैलेंज सॉल्व करना है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग जॉब स्टेबिलिटी एक नाम की चीज़ होती थी जो लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दी है। जॉब स्टेबिलिटी को छोड़ के लोग एक कुछ नया सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि चाहे हमारे को सीखने का मिले या नहीं मिले, जॉब स्टेबल होनी चाहिए। अब आज की डेट में अगेन इट इज बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम व्हिच हैज बीन क्रिएटेड विद ऑल द फैक्टर्स। उस इकोसिस्टम ने ही लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया है, रिस्क लेने पे मजबूर किया है। जहां एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस शुरू करने में रिस्क ले ही रहे हैं, जो इंसान नौकरी कर रहा है वो भी अपनी नौकरी स्विच करके स्टार्टअप में जाना चाहता है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्टअप में मिलती है, जो एक नया काम डेली स्टार्टअप में करने को मिलता है, वो एक जॉब में नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो आप करिए आराम से। जॉब स्टेबिलिटी चाहिए तो आप करिए आराम से, जहां आप 10%, 15% साल ऑन साल ग्रो कर लेंगे। बट अगर आपको 100% की ग्रोथ चाहिए अपने करियर में या 200% की ग्रोथ चाहिए, मुझे नहीं लगता स्टार्टअप के अलावा ये कोई भी इकोसिस्टम दे सकता है। सो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी स्टेबल जॉब्स को छोड़ के, कॉर्पोरेट लाइफ्स को छोड़ के स्टार्टअप की तरफ रुख कर रहे हैं। ना ही सिर्फ एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है, एक जॉब सीकर भी रिस्क ले रहा है स्टार्टअप को ज्वाइन करके। और यही कारण भी है, यही रिस्क टेकिंग फैक्टर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बढ़ गई है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी जनता की, इसीलिए स्टार्टअप यहाँ पे ग्लूम भी कर रहे हैं। तो जहाँ स्टार्टअप को एनर्जी के साथ-साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो वहीं से मिलता है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जॉब करने वाला इंसान अपना एक्सपीरियंस लेके एक नए चैलेंज को करने के लिए एक स्टार्टअप में आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, आप डेली बेसिस पे क्या चैलेंज सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मोनोटोनी और रिपीटेड टास्क, ये ही 2 फैक्टर हैं जो कि हर जॉब सीकर को आज स्टार्टअप की तरफ लेके जा रहे हैं, कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आज लोग नया सीखना चाहते हैं। 10 साल पहले लोग नया नहीं सीखना चाहते थे। एक एक्सपर्टीज़ होती थी हर इंसान की, जो कि उस एक्सपर्टीज़ को पकड़ के चलता था और अपने आप को उस डोमेन का एक्सपर्ट बोलता था। बट आज समय और दौर चेंज हो गया है, बदल गया है। इस समय और दौर में इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको सब कुछ पता हो, बट थोड़ा-थोड़ा पता हो, ताकि आपका दिमाग का होराइज़न बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बढ़ गई है और एक नया सीखने की चाह, यही एक चीज़ है जो कि हर जॉब सीकर को आज स्टार्टअप की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल, मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए ही कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि आपको उसकी रिसर्च, पक्की तैयारी और आपको कई मोर्चों पर अपने आप को स्किल के तौर पर मानसिकता अपनी दृढ़ रखनी होगी, तब जाकर किसी स्टार्टअप को आप बेहतर बना पाएंगे। अब जरा संजीव अपनी कंपनी के बारे में बताइए, किस तरह का कारोबार है और ये किन मायनों में अलग है? तो प्रशांत, जैसा आपका दूसरा सवाल था, उसी दूसरे सवाल को मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हुए तीसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मैं भी नौकरी में था। मैंने भी 15 साल नौकरी करी है। मैंने बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ नौकरी करी, जैसे कि वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सी के बहुत बड़े बॉटलर्स हैं। वहाँ पे मैं वाइस प्रेज़िडेंट की नौकरी कर रहा था। उसके बाद मैंने 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में नौकरी करी। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अब टाइम है कि कुछ अपना बिल्ड करते हैं और एक रियल टाइम प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो एयरब्रेक एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करती है कमर्शियल डिजाइन एंड बिल्ड में। अब आपको सुनने में लगेगा कि डिजाइन एंड बिल्ड मींस इंटीरियर फिट आउट या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल काम, बट ये कॉन्ट्रैक्चुअल काम से बहुत ज्यादा है। जिस चीज को हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है कि जिस चीज को डिजाइनर्स को एक एरिया को डिजाइन करने में 20 से 21 दिन लगते थे, आज वो 3 से 4 दिन में उस एरिया को डिजाइन कर लेते हैं। तो ना तो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी ने टाइम सेव किया है, बट एक बहुत, जहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज की डेट में, अगर आप ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखेंगे तो 32 लाख करोड़ की है। 32 लाख करोड़ की मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटे मोटे देश होंगे इस दुनिया में जिनकी टोटल जीडीपी होगी 32 लाख करोड़। तो ये एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस दुनिया की। उस इंडस्ट्री में अगर आप किसी चीज के टर्न अराउंड टाइम को 20 दिन से कट करके 3 दिन पे लेके आ रहे हैं, तो ना तो ये सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट है जो कि इंसान कमर्शियल स्पेस को लीज कर रहा है,
ना तो सिर्फ उसका रेंट बच रहा है 15 से 17 दिन का, जो कि लाखों करोड़ों में होगा अगर हम कैलकुलेट करें, बट एक फास्टर एक्सपीरियंस मिल रहा है। जिस ऑफिस को खुलने में 90 से 100 दिन लगते हैं, उस ऑफिस को आप हम लोग इंटीरियर फिट आउट करके 60 से 65 दिन में खोल सकते हैं। तो 1 महीने का रेंटल अगर आप देखेंगे इस स्केल ऑफ इंडस्ट्री पे, तो वो लाखों करोड़ का बनेगा। दूसरा, कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है और इंटीरियर इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, और उसके बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है कमर्शियल रियल एस्टेट एंड कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनिंग। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसके बाद आती हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, यहाँ पे अभी तक तकनीकी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी को किसी ने इंटीग्रेट नहीं किया है। नॉर्मल तरीके से डिजाइन होते आए हैं, नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूशन होती जाएगी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी आज की डेट में जहां पहुंच चुका है दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई भी बिजनेस है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो कि तकनीक से सॉल्व ना करी जा सके। तो हमने सोचा कि 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ कि इन प्रॉब्लम्स को, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड की, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। हमने वो टेक्नोलॉजी बनाने में, R&D करने में 6 महीने लगता है। आज हमारे पास वो तकनीक रेडी है, और वो मैं बहुत ही गर्व के साथ बोलता हूँ कि हमारी इंटरनल टीम्स ने वो तकनीक बनाई है। हमने कोई आउटसोर्सिंग नहीं करी। हमारी इंटरनल टीम्स ने वो तकनीक बनाई है, वो टेक्नोलॉजी बनाई है, और वो प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम कस्टमर की रियल टाइम प्रॉब्लम को 3 दिन में सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व करने में 20 से 21 दिन लगते थे। तो एयर ब्रिक ना तो एक परेशानी को सॉल्व कर रहा है, बट आई थिंक एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस भी बना रहा है। तो अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, तो हमने पिछले 10 महीने में $2 मिलियन का बिजनेस किया है, मोटा मोटा 16 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हमारे को इस इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर बनाते हैं। 10 महीने की सर्वाइवेबिलिटी में हमने 16 करोड़ का बिजनेस किया है, हमने 2 ऑफिसेस सेट किए हैं, अब हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आपके पास अप्रोच ठीक है, तकनीक ठीक है और लोग ठीक हैं, और एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक तकनीक के जरिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता देयर इज एनी बैरियर, या फिर ऐसा कोई भी चीज है जो आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस लॉन्ग टर्म पे बनाने के लिए रोक सकती है। तो हमारा ज्यादा लंबा टारगेट नहीं, हम तो टारगेट करते हैं कि 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में से अगर हमने 5% भी मार्केट शेयर गेन कर लिया ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, तो हम एक 2000-2500 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजीव, बड़ी अच्छी चर्चा रही। इसके साथ ही उज्जवल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स इस शो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके काम की बात आज हमने की है, और हमने कोशिश यही की है कि बड़ी आसान भाषा में, बहुत स्पष्ट तरीके से उन सभी बातों का विश्लेषण करें, आपके सामने सब कुछ बहुत साफ रखें जो कि स्टार्टअप वर्ल्ड की है। इसी वजह से हम क्रिटिकल चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, चुनौतियों की भी बात करते हैं, समस्याओं की भी बात करते हैं। बहरहाल, अपने दोनों खास एक्सपर्ट से हम विदा लेंगे। मुझे भी दीजिए इजाज़त। स्टार्टअप मंत्र को लेकर आपके कोई सुझाव हैं तो आप सोशल मीडिया पर हमें वो सुझाव दे सकते हैं, अपने सवाल भी हमें प्रेषित कर सकते हैं कि आप दिग्गजों से क्या जानना चाहते हैं। उन सवालों को हम शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।